बेटा, आज हम अपना इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें आज हम इस टॉपिक पे हैं जिसमें हम देख रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। हमने इसकी डेफिनेशन तो कर ही ली थी। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का काम करते हैं, हायर्ड जो किसी के अंडर काम करते हैं, उनको वेजेस एंड सैलरी मिलती है। यहाँ पे आपको ये सारा लर्निंग वाला है, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि आपको ये ग्राफ देख के खुद परसेंटेज याद करनी है। आपको बताना है कि इंडिया में कहाँ पे कितना था। तो अर्बन एरियाज में पीपल ज़्यादा स्किलफुल जॉब पे होते हैं, इन्होंने हमें बताया, ठीक है, जबकि रूरल एरिया में इतनी स्किलफुल जॉब नहीं होती है। रूरल एरियाज में नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है, जो हमने पढ़ी थी ना, फिशरीज एंड पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग। जबकि शहर में देखो आप नॉन फार्म एक्टिविटी है सारी, फार्म तो है ही नहीं। तो ये तो हो गया आपका इसका डाटा जो आपको पढ़ना है, परसेंटेज भी और ये लाइंस भी। इसी तरह से फिर आपको मेल फीमेल के अकॉर्डिंग सेम चीज़, हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड का मेल और फीमेल का बताया हुआ है कि आप अगर मेल को देखें और फीमेल को देखें, मेल में ये तो हायर्ड है ग्रीन वाला और ऑरेंज वाला सेल्फ एम्प्लॉयड है, और फीमेल में ज़्यादातर औरतें किसमें हायर्ड में, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड के इतने अपने साधन नहीं होते। ग्राफ से ये चीज़ समझनी है, इसी वैल्यू को एक्सप्लेन करना है और फिर यही चीज़ आपको नीचे बताई हुई है। तो ये तो सारा डाटा पढ़ने और याद करने का है, इसमें समझाने वाला नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, तो ये ग्राफ 2 पेज आप कर लेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। We now study distribution of our workforce across primary, secondary and tertiary sectors of the economy, briefly called occupational structure. Occupational structure का मतलब होता है कि व्यवसाय आप किस क्षेत्र में कर रहे हो। Occupational structure 3 में डिवाइड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। ये हमने, अगर आपको ध्यान हो, शुरू में जो 5 चैप्टर किए थे उसमें आया था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर फर्स्ट चैप्टर में। इंडियन इकोनॉमी वाला फर्स्ट चैप्टर था जो हमारा था। प्राइमरी सेक्टर में मैंने क्या बताया था, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और ये सारा। सेकेंडरी में क्या रहता है, इसमें इंडस्ट्रीज आ जाती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। टेरिशरी में सिर्फ आती है सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब आ जाते हैं। देखो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्राइमरी में खेती दिखाई हुई है, सेकेंडरी में इंडस्ट्री, कारें वगैरह बन रही है, लकड़ी से बन रहा है, और टेरिशरी में डॉक्टर और ये बैंक का आपको दिखाया हुआ है। फिर इसी का ग्राफ है, ये ग्राफ आपको खुद देखना है कि प्राइमरी का कितना है, ये परसेंटेज याद करनी है सबकी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये इसी की ऑब्जर्वेशन दी हुई है, ये पढ़ने की है आपकी, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इसी के डाटा को आपको रीड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल एंड अर्बन, फिर आपको रूरल और अर्बन के बीच में बताया हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर में देखो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा है और अर्बन एरिया में प्राइमरी सेक्टर सबसे कम है, और अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर है, टेरिशरी सेक्टर है। तो बस ये ग्राफ के थ्रू आपको रूरल और अर्बन का एक्सप्लेन किया हुआ है। पेपर में आपको ग्राफ नहीं बनाना, पेपर में आपको ये परसेंटेज एक्सप्लेन करनी है, तो आपको थियोरेटिकली इसको लर्न करना है परसेंटेज को। ये इसकी ऑब्जर्वेशन है ग्राफ की। सेम फिर मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग बता दिया कि मेल कितने लगे हुए हैं और फीमेल कितनी लगी हुई है। मेल देखो, मेल इसमें प्राइमरी सेक्टर में 45% और फीमेल ज़्यादा है, ठीक है। फिर मेल सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा है, फीमेल कम है, क्योंकि फैक्ट्रियों में आदमी ज़्यादा होती हैं, औरतें कम होती हैं। टेरिशरी सेक्टर में ऑलमोस्ट अप्रोक्स हैं आपस में। इसमें टेरिशरी सेक्टर में मेल ज़्यादा है, क्योंकि बैंकिंग, इंश्योरेंस का देखो, घर घर जाके जो काम करते हैं, तुम्हारे घर भी अगर कोई इंश्योरेंस करने आएगा तो ज़्यादातर आदमी आते हैं। बैंकिंग में सारा मतलब टेरिशरी में मार्केटिंग का होता है, सारा मार्केट में घूमना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, तो यहाँ भी आदमियों की रेशो ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि जो फीमेल होंगी ना, वो ज़्यादातर ऑफिस में बैठ के कॉल सर्विस करती हैं, और आदमी वो होते हैं जो बाहर का भी संभालते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, और अदर्स की आपको रेशो दी हुई है। तो ये ग्राफ से आपको लर्न करना है, ये सारा लर्न करने वाला है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आता है ओनली ए मोडेस्ट चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि थोड़ा बहुत चेंज आया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। ये 1950 जब प्लान बनने शुरू हुए थे तब, और 2015 और 16 का डाटा दिया हुआ है, तो आप इस चेंज को देख सकते हो कि प्राइमरी में क्या चेंज हुआ, सेकेंडरी में क्या हुआ। आपने पढ़ा था ना कि प्राइमरी पे ही पूरा डिपेंड था, फिर हमने प्राइमरी को बांटा, उसमें से कुछ लोगों को निकाल के सेकेंडरी में डाला और कुछ को कहाँ डाला, टेरिशरी में हमने डिवाइड किया। तो ये परसेंटेज भी आपको याद करनी होंगी। इस चैप्टर में पूरा याद करने वाला टॉपिक है। अब समझाने वाला पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे देश में ग्रोथ तो हो रही है, पर ग्रोथ में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। इसका एक एग्जाम्पल कोई दे सकते हो आप दोनों में से?
देश में ग्रोथ तो हो रही है पर किसी को नौकरी नहीं मिल रही, फिर भी ग्रोथ हो रही है। क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा लोगों को? ग्रोथ तो हो रही है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, बिकॉज सरकार लोगों के थ्रू नहीं मशीनरी के थ्रू काम कर रही है, टेक्नोलॉजी को बढ़ा रही है। मतलब जो काम पहले 10 मजदूर करते थे वो 10 मजदूरों की जगह एक मशीन लगा दी और एक जना बस उस मशीन को चालू करने और उसमें सामान लगाने के लिए लगा दिया। हाँ, ग्रोथ तो हो गई, जीडीपी भी बढ़ गई, देश की इनकम भी बढ़ गई, पर लोग अपने घरों में ही बैठे हैं। ठीक है ना, पहले 10 जने मिलके कपड़ा बनाते थे, अब कपड़ा बनाने की मशीन आ गई, 10 की जगह बस 2 जने वहाँ पे हैं, मशीन को ऑन करते हैं, उसमें कपड़ा सेट कर देते हैं, अपने आप बन के कपड़ा बाहर आ जाता है। धागा सेट किया, धागे से अपने आप कपड़ा बन गया। तो क्या वहाँ पे लोगों की जरूरत पड़ी? नहीं, पर जीडीपी भी हुई, देश की इनकम भी बढ़ी। तो कह रहे हैं ग्रोथ तो होगी पर नौकरियां नहीं मिल रही। कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब जीडीपी बढ़ती है, जब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है। तो ग्रोथ को देखा जाए, आउटपुट के बढ़ने के 2 रीजन होते हैं, या तो आप एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोग लगाओ, ज़्यादा प्रोडक्शन करवाओ, या अपनी टेक्नोलॉजी को बेटर कर दो। तो इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया there is a staggering unemployment. Economic growth becomes meaningful only when it associated with great opportunity of employment. कह रहे हमारे देश में तो ग्रोथ का मतलब मीनिंगफुल है अगर हम लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, क्योंकि रोजगार नहीं दे रहे तो देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, वो देश को और डुबोती जा रही है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्री नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जीडीपी तो बढ़ रही है पर वो टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू नहीं बढ़ रही। तो जब हमारी जीडीपी बढ़े टेक्नोलॉजी के थ्रू रेदर देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, उसे हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मीनिंग क्लियर हो गया? जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट आपका बढ़ता है टेक्नोलॉजी के कारण बिना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करे। इसको हम क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जीडीपी तो बढ़ रही है पर लोगों को कभी काम नहीं मिल रहा। Why are we relying on more technology and less on employment? कहते क्या कारण है कि हम टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं लोगों को जॉब देने की जगह? क्योंकि ग्रोथ प्रोसेस इंक्रीज हो रही है, हाईजेक हो रही है, किसके द्वारा? मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं उनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है और वो अपनी टेक्नोलॉजी को प्रेफर करती है। जो बाहर की कंपनीज आएंगी उनको देश की गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, उनको पैसा कमाना है। तो मशीनरी के थ्रू वो जल्दी भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसीलिए वो एमएनसी का आना भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ का कारण बन रहा है। आवर ग्रोथ प्रोसेस इज बीइंग इंक्रीजिंगली हाईजेक्ट, एमएनसी के द्वारा हाईजेक्ट हो रही है। एक बात आपको ऊपर बताई गई थी, जो एमएनसी कंपनी होती है वो ग्रोथ अचीव करती है टेक्नोलॉजी के द्वारा, और यहाँ पे ग्रोथ फास्टर होती है आपकी। ठीक है ना, जो टेक्नोलॉजी से ग्रोथ होती है वो फास्टर होती है रेदर देन द एम्प्लॉयमेंट से, कि लोग जितने टाइम में उसको बनाएंगे इतने में तो बना के मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च भी कर देते हैं मशीनरी के थ्रू। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इस टॉपिक को और कर लेते हैं हम। कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ आवर वर्कफोर्स इज दैट लार्ज नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर कैजुअल। मतलब कैजुअल वर्कर ज़्यादा है। आपने पढ़ा था ना, कैजुअल वर्कर होते हैं और एक रेगुलर वर्कर्स होते हैं। तो हमारी कंट्री में कैजुअल वर्कफोर्स ज़्यादा है। फिर ये इसकी परसेंटेज दी हुई है, फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कैजुअलाइजेशन की ये डेफिनेशन हो गई। एक ऐसी सिचुएशन है जब कैजुअल हायर्ड वर्कर्स ज़्यादा होते हैं टोटल वर्कफोर्स में। टोटल वर्कफोर्स में जब कैजुअल की परसेंटेज ज़्यादा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। इन्होंने कहा ये फिगर्स जो आपने पीछे देखी, जो परसेंटेज आप याद करेंगे, वहाँ से क्या रिजल्ट निकला है? आवर वर्कफोर्स इज सफरिंग एंड इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कैजुअलाइजेशन, कि हमारी वर्कफोर्स सफ़र कर रही है किससे? कैजुअलाइजेशन से। मीन्स उनको रेगुलर जॉब नहीं मिलती है। बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स फाउंड इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। पीपल वर्क ऑन देयर फार्म्स एंड फील्ड, बट वो किसी फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे, अपने खेतों में काम कर रहे हैं सिर्फ अपनी लिवलीहुड को पूरा करने के लिए। दे आर एम्प्लॉयड ऑन देयर फार्म, अपने ही खेतों में नाम के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन होती है डिस्गाइज की, एक फैमिली के 10 बंदे लगे हुए हैं, जरूरत नहीं है। तो हम चांस लेते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। जो मार्जिनल वर्कर्स होते हैं, जो माइग्रेट करते हैं अर्बन एरिया में, मोर ऑफन देन नॉट दे गेट एम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं बेशक गाँव से शहर में लोग आते हैं, जो मार्जिनल वर्कर्स होते हैं माइग्रेट होकर आते हैं, उनको जो काम मिलता है सिर्फ डेली वेजेस पे मिलता है।
आपने भी पढ़ा था रूरल एरिया से इतने स्किलफुल लोग नहीं होते जो माइग्रेट होके आते हैं, तो वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हाँ, वो स्किलफुल जॉब उनको नहीं मिलती है। इवन स्किल वर्कर्स भी जो होते हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसके लिए, रेगुलर जॉब के लिए, ओइंग टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे देश में हर सेक्टर में हद से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे टेरिशरी हो। फिर आपका आता है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, गवर्नमेंट का जिसमें इंक्लूजन होता है, और इसमें आपको क्या गया, पब्लिक एंटरप्राइज और प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट विच हायर 10 और मोर वर्कर्स, और ये वर्किंग करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल। जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इसमें तो फिर भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिक्स थी ना एंटरप्राइज। इसमें क्या कह रखा है, जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइज हैं सब मिल जाते हैं, हायर लेस देन वर्कर्स, 10 से भी कम वर्कर्स को लेते हैं और अपना वेंचर चलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल। इसमें 10 और 10 से ज़्यादा, इसमें 10 से कम। ठीक है, ये अभी आप डिफरेंस भी आएगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कुछ बातें कही गई हैं फॉर्मल और अनफॉर्मल के बारे में, उसे हम सीधा डिफरेंस में पढ़ते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर है और ये अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आपको मिलते हैं, पीएफ वगैरह, पेंशन वगैरह। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। इसमें ट्रेड यूनियन बना सकते हो, इसमें नहीं बना सकते। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया गया है लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसमें कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है। फॉर्मल वर्कर्स एक रेगुलर वर्कर्स की तरह होते हैं और इनफॉर्मल वर्कर्स डेली वेजेस की तरह होते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज लिंगरिंग थ्रेट टू इनफॉर्मल वर्कर्स। इनफॉर्मल वर्कर के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनफॉर्मल वर्कर कैजुअल ही होते हैं और इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से कैजुअलाइजेशन आता है। तो इनफॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन क्या हुई, डिफाइंड एज ए सिचुएशन जब परसेंटेज ज़्यादा होती है वर्कफोर्स की फॉर्मल सेक्टर में, टेंड्स टू डिक्लाइन, वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल में बढ़ रही है। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, फॉर्मल सेक्टर से वर्कर्स की परसेंटेज का कम होना और इनफॉर्मल सेक्टर में परसेंटेज का बढ़ना। ठीक है, नहीं फॉर्मलाइजेशन इनफॉर्मलाइजेशन में ये वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड है। इनफॉर्मल में कैजुअल बेसिस पे काम है, इसमें रेगुलर बेसिस पे काम है। दोनों को लिंक कर दिया इन्होंने, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन को आपस में लिंक कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या कहा गया है, इन अकॉर्डेंस विद सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ये लॉन्च हुआ था 1951 में प्लान। फॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये बढ़ता गया और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुड हैव डिक्लाइन, वो कम होता गया। जस्ट द अपोजिट हैपन, पर इंडियन इकोनॉमी में हमारा इससे क्या हुआ, अपोजिट। जहाँ पे सोशलिस्टिक पैटर्न है वहाँ तो ये चीज़ हुई, पर हमारे में अपोजिट हुआ। दुख की बात है, हमारे में इनफॉर्मल बढ़ गया जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था, कैजुअल जॉब्स बढ़ती गई। ए सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च हुई थी 1991 में। एलपीजी आपने चैप्टर भी किया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो चेंज आया था, हम उससे चेंज करना ड्रिफ्ट लाना चाहते थे, किसमें, इनफॉर्मलाइजेशन में। मार्केट इकोनॉमी और इनफॉर्मलाइजेशन स्ट्रॉन्गली आपस में कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, डिमांड और सप्लाई डिपेंड करती है लेबर मार्केट पे कि कितने लेबर चाहिए। तो जो हमारी फॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट है वो 10% है और इनफॉर्मल सेक्टर की 90% है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन इसी वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, इनफॉर्मल जॉब बढ़ रही है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्लास में हम रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेंगे।